स्वागत है लाइफ साइंस कैफ़े में। आप देख रहे हो सामाजिक विज्ञान क्लास 7th की, जिसमें हम 10th चैप्टर कर रहे हैं, जो आपकी बुक में 9 चैप्टर भी हो सकता है। तो ऐसी छोटी सी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, हमारी बुक आज कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद हम इसके शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है ये सीरीज़। ठीक है, स्पीड करके देखा करो, अच्छे से पढ़ा करो। जो बच्चे खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं इधर उधर, वो बाद में फिर पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि कहीं पे भी कंपटीशन फाइट करने के लिए आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। अभी आप पढ़ लोगे तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि बाद में जब आप पढ़ोगे तो आप इनसे मतलब जानी पहचानी चीज़ें लगेंगी, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 में हम पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधे मनुष्यों और पशुओं के लिए जल जीवन है। हमें पता है पानी सब कुछ है। जहाँ पीने के लिए जल ना हो, मवेशियों के चरने के लिए घास ना हो, फसलों के उगने के लिए जल ना हो, ऐसे स्थान पर किसी भी जीव के लिए जीवन कठिन ही होगा, है ना। तो पानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें ये बताया है। फिर है, हम विश्व के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ लोग अत्यधिक कष्टकारी तापमान में जीना सीख चुके हैं। उनमें से कुछ स्थान आग की तरह गर्म और कष्टकारी होते हैं, ठीक है, कुछ बर्फ़ की तरह ठंडे होते हैं। ये विश्व के रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में कम वर्षा, विरल वनस्पति मतलब खुली खुली वनस्पति और चरम तापमान होते हैं। तापमान के आधार पर जो रेगिस्तान होते हैं वो ठंडे भी हो सकते हैं और गर्म भी हो सकते हैं। क्लियर है। रेगिस्तान शब्द जो है इसका मतलब है शुष्क प्रदेश, सूखा प्रदेश, जिसकी विशेषता अत्यधिक उच्च और निम्न तापमान और विरल वनस्पति है। मतलब रेगिस्तान दिमाग में आते ही दो चीज़ आनी चाहिए आपके दिमाग में, कि ये सूखे प्रदेश होते हैं, शुष्क प्रदेश होते हैं, और तापमान बिल्कुल कम भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, जिसकी वजह से वहाँ वनस्पति जो है वो कम होती है। इन स्थानों में जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, ऐसे रेगिस्तानी इलाके में, वहाँ लोग कृषि के लिए बस जाते हैं। तो ये चीज़ भी पता होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे गर्म रेगिस्तान सहारा। सहारा जो है वो विश्व एवं अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र को देखने से आपको पता चल जाएगा कहाँ पे है। यह है उत्तरी अफ्रीका के बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका याद रखना। रेगिस्तान का पता भी लगाएं आपको खुद को पता चल जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। आपको याद है कि भारत का क्षेत्रफल 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर होता है। ठीक है, भारत का कितना क्षेत्रफल है? 3.2 लाख। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। ये देश हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिम सहारा। ये 11 देश हैं, आपको याद करने हैं तो आप कर सकते हो। देखो, रेगिस्तान के बारे में सोचते समय आपके दिमाग में तुरंत ही रेत का दृश्य उभरता है। ठीक है, जब भी हम रेगिस्तान की बात करते हैं तो लगता है कि रेत ही होगा सब जगह, लेकिन सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ ही नहीं, वरना बजरी के मैदान और नग्न चट्टानी सतह वाले उचित पठार भी पाए जाते हैं। यहाँ रेत के साथ क्या है? बजरी के मैदान और विशाल पठार मिलते हैं। यहाँ पे नग्न चट्टानों के विशाल पठार मिलते हैं। ये चट्टानी सतह कुछ 2500 मीटर ऊंची हो सकती हैं। ठीक है, इनकी ऊंचाई इतनी हो सकती है। उसके बाद पढ़ते हैं कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज सहारा रेगिस्तान एक समय में, जो आज का सहारा रेगिस्तान है ना, वो एक टाइम ऐसा था जब पूरा हरा भरा था। तो सहारा की गुफाओं से ये पता चला था कि ये हरे भरे थे पहले। यहाँ नदियाँ और मगरमच्छ भी पाए जाते थे। ये भी कहाँ से पता चला? सहारा की गुफाओं से पता चला। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु, बकरियाँ सामान्य जानवर थे यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जलवायु परिवर्तन ऐसा हुआ कि गर्म और शुष्क प्रदेश में इसको बदल दिया। अब आप देखो, ये यहाँ पे मैप दिखाया गया है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप दिखाया गया है और अफ्रीका महाद्वीप का भी आपका सहारा मरुस्थल दिखाया गया है। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये दिख रहा है आपको, ये सहारा मरुस्थल है, ये लिखा हुआ है। और यहाँ जैसा जो ऐसा हिस्सा दिख रहा है वो सहारा मरुस्थल का ही हिस्सा है। अब है सहारा के अल अजीजिया क्षेत्र में, जो त्रिपोली लीबिया के दक्षिण भाग में स्थित है। यहाँ का तापमान 1922 में 57.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। ठीक है, तो ये 1922 की बात बता रहे हैं यहाँ पे। अब कर लेते हैं यहाँ की जलवायु की बात। जलवायु हर एक जगह की पता होनी चाहिए, कैसे जैसे वन विधि होते हैं तो उनकी भी जलवायु, सहारा
मरुस्थल है, इसकी जलवायु, और कोई भी मरुस्थल दिया होगा तो उसकी जलवायु, लोग कैसे थे, खान पान कैसा था। देखो, यहाँ की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क होती है। वर्षा अल्पकाल के लिए होती है, जो बारिश होती है वो थोड़े समय के लिए होती है। आकाश में बादल रहित और निर्मल, मतलब आकाश में बादल नहीं दिखते हैं, जैसे हमारे यहाँ घटाएं छा जाती हैं वैसे सहारा में नहीं होता। यहाँ नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है, नमी नहीं रुकती है, तभी वहाँ पे शुष्क मौसम है। अगर नमी होती तो आर्द्र मौसम होता। दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। दिन का तापमान कितना हो सकता है, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। और ये रेत और नग्न चट्टानें जो हैं इसकी वजह से गर्म हो जाती हैं। ठीक है, इसके ताप के विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म होती है। रातें बिल्कुल ठंडी हो जाती हैं, क्योंकि रातों का जो तापमान है ना वो 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो सहारा की जलवायु का पता चल गया, अत्यधिक गर्म और शुष्क, बादल रहित, दिन में 50 डिग्री सेल्सियस और रात में 0 डिग्री सेल्सियस ये होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राणी जात और वनस्पति जात की बात। ठीक है, सहारा रेगिस्तान की वनस्पति में कैक्टस, जो एक रेगिस्तानी पेड़ है, कांटों वाला होता है, खजूर के पेड़ और अकेशिया पाए जाते हैं। अकेशिया क्या होता है, आपका कीकर होता है, अकेशिया बबूल जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हुए द्वीप भी पाए जाते हैं, मरुधान होते हैं। मरुधान अब आपको बताएंगे क्या होता है मरुधान। यहाँ पे ना ऊंट, लकड़बग्घा, लोमड़ी, बिच्छू, सांपों की विभिन्न जातियाँ और छिपकलियाँ यहाँ पे मिल जाती हैं। ये आपका सहारा रेगिस्तान है। अब देखो, जो वैज्ञानिक थे ना उन्होंने मछलियों के कंकाल भी यहाँ पे देखे हैं, उनको कंकाल मिले। तो आप बताओ कि इस आपके अनुसार ये क्या हो सकता है। तो पहले ही बताया, क्योंकि ये सहारा मरुस्थल पहले हरा भरा होता था, इसलिए यहाँ पे मछलियाँ भी रही होंगी। लेकिन अगर आपके विचार में कुछ और है तो आप मुझे ज़रूर बताना। सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में विभिन्न निवास करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई भी जगह अगर जलवायु अच्छी नहीं है तो नहीं रहते होंगे। हो सकता है कि थोड़े दिन के लिए आते हों, चलवासी जनजाति हों, लेकिन यहाँ पे लोग रहते हैं। उसमें बेदुइन और तुआरेग शामिल हैं। जलवासी जनजाति के लोग जैसे बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े, पशुधन पालने के लिए आते हैं, मतलब यहाँ पे चराने के लिए आते हैं। पशुओं से इन लोगों को दूध भी मिलता है और इनकी खाल से ये पेटी, जूते, पानी की बोतल बनाने के लिए इनका चमड़ा इस्तेमाल करते हैं। पशुओं के बालों का उपयोग ये चटाई, कालीन, कपड़े और कंबल बनाने के लिए करते हैं। देखो, इन लोगों का पहनावा इसी मौसम के अनुसार होता है। धूल भरी आंधियों और गर्म वायु से बचने के लिए ये लोग भारी वस्त्र पहनते हैं। आपने देखा होगा ना कि यहाँ के लोग कितने भारी भारी कपड़े पहनते हैं। अब है सहारा में मरुधान और मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। मरुधान क्या होता है ये पता होना चाहिए, अभी बताएंगे आपको। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें उगाई जाती हैं। और मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्र में कपास उगाई जाती है जो कि वर्ल्ड में फेमस है बहुत ज़्यादा। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद का अल्जीरिया, लीबिया और मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। इस क्षेत्र में अन्य महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। खनिजों में जैसे लोहा है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, यूरेनियम, ये शामिल है। सहारा की सांस्कृतिक जीवन शैली में भी परिवर्तन आया है। क्यों? क्योंकि आज यहाँ मस्जिदों से ऊंचे कांच की खिड़कियों वाले भवन और ऊँटों के प्राचीन मार्ग के स्थान पर सुपर महामार्ग बन गए हैं। ठीक है, पहले ऊँटों पर आना जाना होता था, अब सुपर महामार्ग बन गई। नमक के व्यापार में ऊँटों का स्थान ट्रक ले रहे हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब वहाँ ट्रक चलने लगे हैं। तुआरेग लोग जो हैं पर्यटकों के लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं। आज अनेक चलवासी जनजाति के लोग शहरी जीवन की ओर जा रहे हैं, जहां वे तेल और गैस के कार्य में नौकरी ढूंढते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है की मदद हो रही है। उसके बाद आता है कि हम एक बार वो देख लेते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ था कि जो आपके मरुधान होते हैं वो क्या होते हैं। जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है ना, जब है तो वहाँ गर्त बन जाता है, गड्ढा बन जाता है। तो गर्त में भूमिगत जल जो होता है, जमीन के नीचे का जल, वो
तरह से तालाब लगा लो आप, ऐसे मरुधान बन जाते हैं। ये उपजाऊ होते हैं, लोग यहाँ पर आसपास के लोग आकर यहाँ पर निवास करते हैं, खजूर के पेड़ और दूसरी फसलें उगाते हैं। कभी कभी मरुधान जो होते हैं ना सामान्य रूप से बड़े हो जाते हैं। तो मोरक्को में टैफिलालेट मरुधान ऐसा ही एक विशाल मरुधान है और जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस मरुधान को भी आप देख लेना ध्यान से, और गूगल सर्च करके ऐसी ऐसी चीज़ें जो नई नई आती हैं आप उनको ज़रूर देखा करो। फिर हम जो ठंडा रेगिस्तान है लद्दाख, उसकी बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में पूर्व में वृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। इसमें उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ और दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है। ठीक है, उत्तर में काराकोरम और दक्षिण में जास्कर स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियाँ बहती हैं जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। ठीक है, तो लद्दाख की बात करेंगे तब सिंधु नदी आपको ध्यान में रखनी है। ये नदियाँ गहरी घाटियों महाखंडों का निर्माण करती हैं। ठीक है, गहरी घाटियाँ बन जाती हैं नदियों की वजह से। लद्दाख में अनेक हिमानियाँ हैं जो बर्फ़ की नदियाँ होती हैं, जैसे गैंगरी हिमानी। ठीक है, अब लद्दाख जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलके बना है, ला से और दाख से। ला का मतलब है पर्वतीय दर्रा, दाख का मतलब है देश। तो लद्दाख का मतलब है पर्वतीय दर्रा देश। ठीक है, लद्दाख की ऊंचाई जो है कारगिल में लगभग 3,000 मीटर से लेकर काराकोरम में 8,000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। तो लद्दाख की ऊंचाई जो है वो आपको पता होनी चाहिए 3,000 से 8,000 मीटर पाई जाती है। कहाँ? काराकोरम और ये कारगिल, दोनों कैसे शुरू हैं, लेकिन 3,000 से 5,000 मीटर 8,000 मीटर की ऊंचाई होती है। अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क होती है। मतलब ऊंचे होने के साथ यहाँ पे ठंडी हवा हो जाती है और बिल्कुल शुष्क होती है, सूखी होती है। ऊंचाई पर वायु की परत पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। मतलब वायु की इतनी पतली परत होती है और ठंडी भी होती है। ग्रीष्म ऋतु में दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ही कुछ अधिक होता है और रात में -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो रेगिस्तान की बात हमने की थी, ठंडे रेगिस्तान की ये कितना गर्म की रेगिस्तान की बात की थी। तब हमने क्या देखा था कि दिन में 50 डिग्री सेल्सियस होता है और रात में 0 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन यहाँ पे दिन का तापमान जो है वो 0 से थोड़ा ऊपर होता है और रात का -30 होता है। ठीक है, शीत ऋतु में यहाँ बर्फीली ठंड हो जाती है। तापमान हर समय -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है। ठीक है, चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो हिमालय की ऐसे लगा लो कि आप उसको ओट हो गई है, हिमालय ही एक कारण है जिसकी वजह से यहाँ बारिश कम होती है। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में स्थित है। ठीक है, तो सबसे ठंडा स्थान भी ये आता है द्रास, जो कि लद्दाख में ही है। दूसरा है लद्दाख, ये देख लो आप कहाँ से कहाँ स्थित है इसमें, और मैप में अगर भरना आ जाए तो आप भर दो, ऐसे मत करना कि ना भर सको। ठीक है, उसके बाद है लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, जिसका अर्थ है हिम भूमि, खापा चान। ठीक है, इसे याद रखना। मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यहाँ बारिश होती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं और तेज चलाने वाले सूर्य ताप का अनुभव करता है। ठीक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यदि आप सूर्य की धूप में इस तरह बैठें कि आपके पैर छाया में हों, तो आप एक ही समय में उष्माघात और तुषार उपघात से ग्रसित हो सकते हैं। मतलब आपको ये बीमारी हो सकती है कि अगर आप इस तरह से बैठोगे कि आपके पैर छाया में हों, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। आपको ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल या तो छाया में ही रहना है या फिर धूप में ही रहना है। तो ये एक नई जानकारी आपके लिए है। फिर है यहाँ की वनस्पति और प्राणी जात की बात कर लेते हैं। उच्च सूक्ष्मता के कारण वनस्पति विरल है, सघन नहीं है, घनी नहीं है, हल्की है। ठीक है, यह जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर घास और छोटी झाड़ियाँ मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ भी एक तरह से सूखा ही है ना। घाटी में सरपत मतलब विलो और पॉपुलर के उपवन देखे जाते हैं। यहाँ की घाटियों में सरपत, जिसके हम जो बैट बनते हैं ना, गेंदबाज जो क्या क्रिकेटर खेलते हैं बैट, वो विलो से बनते हैं, सरपत से बनते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुमानी, अखरोट जैसे पेड़ पल्लवित तो होते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती हैं। इसमें रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बती स्नोकॉक, ठीक है, रेवेन एवं हूप यहाँ पर पाए जाने वाले पक्षी हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी होते हैं। लद्दाख के पशुओं में जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक,
और विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर और मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। पता था आपको पहले याक का दूध किस लिए यूज़ होता है? भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। ये बहुत कॉमन लाइन, हर बार आप हर जगह पढ़ोगे। उसके बाद आता है चिरू या तिब्बती एंटीलोप, एक विलुप्त प्राय जीव है। इसका शिकार शाहतूश नामक ऊन के लिए होता है। ठीक है, शाहतूश क्या है? यहाँ पे ऊन है जो बहुत ही हल्की और बहुत ज़्यादा गर्म होती है। बहुत ज़्यादा हल्की होती है वजन में और बहुत ज़्यादा गर्म होती है। और ये कहाँ से मिलती है शाहतूश? चिरू और तिब्बती एंटीलोप से मिलती है, जो विलुप्त जीव हैं। ठीक है, फिर आता है कि लोग कैसे होते हैं लद्दाख में। क्या आप लद्दाख और तिब्बत और मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई समानता देखते हो? यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या फिर बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कुछ प्रसिद्ध मठ हैं जैसे हेमिस है, थिक्से है, शे एवं मायूर है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जो होते हैं वो जो आलू, मटर, सेम और शलजम की खेती करते हैं। और जो शीत ऋतु है, जलवायु इतनी कष्टकारी होती है कि लोग अपने आप को धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की महिलाएं जो होती हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनती होती हैं। वैसे महिलाएं कहीं की भी हों, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती हैं। वे केवल घर और खेतों में ही काम नहीं करती बल्कि अन्य छोटे व्यवसाय जैसे दुकानें भी चलाती हैं। लद्दाख की सड़क और वायु मार्ग द्वारा भली भांति जुड़ी हुई है। तो जो लद्दाख की राजधानी है ले, वो दोनों चीज़ों से जुड़ी हुई है, सड़क मार्ग से भी और वायु मार्ग से भी। राष्ट्रीय राजमार्ग A1A लेह को जोजिला दर्रा से होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो ये जोजिला दर्रा याद रखना कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 1A है उसको कश्मीर घाटी से जोड़ता है। ठीक है, ले क्या है? राजधानी है लद्दाख की, और वो जोजिला दर्रा से होते हुए जाती है, तो मतलब वो जोड़ता है इन दोनों को। क्या आप हिमालय के कुछ दर्रों के बारे में बता सकते हैं? आपको पता होना चाहिए छोटी छोटी चीज़ें कि जब यहाँ दर्रे की बात हो रही है तो और दर्रे कौन से हैं। फिर है क्रिकेट का बल्ला जो बनता है वो सरपत या विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। तो ये बहुत महंगा आता है ये बल्ला, और ये आपको पता होना चाहिए, इसमें सरपत या विलो पेड़ की लकड़ी यूज़ होती है। फिर बात करते हैं, ये देखो यहाँ पे थिक्से मठ की यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है। थिक्से मठ ऐसे होते हैं। देखो, मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। जो मनाली से लेह का राजमार्ग है वो 4 दर्रों से, जैसे रोहतांगला, बारालाचाला, चुनगालाचाला और टंगलंगला, ये 4 दर्रे हैं जिनसे होकर गुजरता है मनाली लेह राजमार्ग। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच खुलता है, जब बर्फ़ को मार्ग से हटा दिया जाता है। तो ये जुलाई से लेकर सितंबर तक ही खुलता है। उस टाइम पे लोग यहाँ पे बर्फ़ हटा दी जाती है और ये खुल जाता है। यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप पर्यटन है। ठीक है, देश विदेश के अनेक पर्यटक यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर और उत्सवों और अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। ठीक है, आधुनिकीकरण की फलस्वरूप यहाँ के जनजीवन में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकता अनुसार एवं मितव्ययिता से ही इनका प्रयोग करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। ये लोग बहुत समझदार होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा उसके साथ मेल मिलाप करते हैं, अच्छी भावना के साथ इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे नहीं है कि हमें ज़्यादा लकड़ी मिल गई तो चलो हम आज आग ही लगा दें। सब में पेड़ों का भी ध्यान रखते हैं, प्रकृति के साथ इनका अच्छा तालमेल है। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी। आप बताइए आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और पूरे चैप्टर को देखें। चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करके सारे चैप्टर्स को देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा ज्योग्राफी पढ़ने में। और साथ में जो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश मीडियम की जो बुक होगी मैं उसमें से सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको करवाऊँगी। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए, और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वंस अगेन।